Good morning, students, dear children. Now, today we are discussing on our new topic here, nationalism in India. आज हम हिस्ट्री की सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो सेकंड चैप्टर है वह है भारत में राष्ट्रवाद। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बारे में पढ़ा। अब हम इसके बारे में चर्चा आपके सामने करेंगे। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, तो यहाँ देखिए आप। अब क्योंकि मैंने आपको उससे लास्ट टॉपिक में आपको मैंने बताया था आपको, जिसमें नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म दोनों का समावेश था और बाल्कन्स प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात की गई थी। अब आप आगे देखिए आप इसमें। तो यहाँ है, जैसे ही ये इंडिया में आई ये नेशनलिज्म वाली बात, तो यहाँ पर किस किस को महत्व दिया गया उसके बारे में ये आपको बताया गया। देखिए थोड़ा सा न्यू सिंबल्स है, नए सिंबल्स बनाए गए, आइकॉन्स है, प्रतीक चिन्ह बनाए गए और यहाँ कुछ नए विचारों को महत्व दिया गया। नए विचारों को महत्व दिया गया, उनको वापस रीडिफाइंड दे रखा। आपको थोड़ा बड़ा कर दो इसको ताकि आपको साफ सबक दिखाई दे आपको। न्यू सिंबल्स, ये देखो नए प्रतीक बनाए गए भाई, हमारे भारत देश के नए प्रतीक बनाए गए। आइकॉन्स, कुछ लोगों को एक महापुरुष के तौर पे इंगित किया गया। नए सॉन्ग्स हैं, राष्ट्रभक्ति के जो गीत है वो गाए गए, उनको लिखा गया। पुनर्परिभाषित, रीडिफाइंड, जो समुदायों की जो बाउंड्री है, सीमाएं हैं, उनको वापस पुनर्परिभाषित किया गया। बाउंड्रीज को, सीमा उनकी निश्चित की गई। इन मोस्ट कंट्री द मेकिंग ऑफ द न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। पूरे देश में ये जो प्रक्रिया है, नई प्रकार की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ने की, एक राष्ट्रवाद के तौर पे भारत का जो राष्ट्रवाद है, भारत का राष्ट्रवाद कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसकी पहचान होनी चाहिए, उस पर काम किया गया। अब ये कैसे कैसे किया गया, ये हो गया कि कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। एक समझ आ गई, एक हमारे भारत के अंदर एक समझ आ गई, उस समझ को आगे बढ़ाया गया। अब देखो आप देखो, इन इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये आपको थोड़ा गौर करना है इस पर। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कॉलोनियल हो गया औपनिवेशिक कि भाई अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया, हमें एक गुलाम क्या, हमें कॉलोनी बना के रख दिया और अब हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसको विरोध करने में हमें जो जो हथकंडे अपनाने पड़े, वही हमारा नेशनल फीलिंग हो गई, वही हमारा नेशनलिज्म, इंडिया का नेशनलिज्म हो गया। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। लोगों ने अब इसको खोजबीन करना शुरू कर दिया कि इसकी प्रक्रिया क्या है, जिस प्रक्रिया के तहत हम संघर्ष करें और हम कैसे सभी अलग अलग लोग हैं एक साथ आए। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब यहाँ सबकी एक ही प्रॉब्लम है, सबका शोषण हो रहा है, ऑप्रेस्ड, सबका शोषण हो रहा है। और ये जो समझ है कि हम शोषित है, ये जो समझ है अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, यही इन लोगों को एक साथ बांध रहा है, जोड़े रख रहा है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन ये भी एक बात मानने वाली बात है कि, क्या मानने वाली बात है कि ऊंची जातियों पर अंग्रेजों का अलग प्रभाव पड़ रहा है, नीची जातियों, निम्न जातियों पर अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि लोगों पर उनके वर्ग के अनुसार अलग अलग उनका प्रभाव पड़ रहा है। देयर एक्सपीरियंस वर वेराइड, उनके अनुभव अलग अलग है और उनके नोशन हो गया, विचार, जो आज़ादी की विचार है, नॉट ऑलवेज द सेम, और वो भी एक जैसे नहीं हुई। एक राजा को आज़ादी चाहिए और एक मजदूर को आज़ादी चाहिए। आप सोच सकते हो कि राजा को किस प्रकार की आज़ादी चाहिए। राजा को आज़ादी चाहिए कि वह कोई भी निर्णय ले, उस निर्णय में उसे कोई रोक टोक करने वाला ना हो। मजदूर को आज़ादी चाहिए कि मुझे एक अच्छी दहाड़ी जो सैलरी है वो पर डे के हिसाब से मुझे अच्छी मिल जाए और मुझसे ज़्यादा काम न करवाया जाए, जैसा भी है। तो उनकी सोच अलग अलग है। अभी भाई कांग्रेस है, ये बड़ी पार्टी के तौर पे उभर रही है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये प्रयास कर रही है लोगों को एक साथ लाने के लिए विद इन वन मोमेंट, एक आंदोलन के माध्यम से साथ लाने का प्रयास कर रही है। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपको लगता है कि लोगों में एकता बिना झगड़े के संभव है? नहीं है भाई।
ये दे रखा भी। अब हम आगे आपको बताएंगे हिसाब से इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे आपके सामने। हम ऐसी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे 1920 से लेकर जो नॉन कोऑपरेशन है, उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और एक का जिक्र कम है वो लास्ट के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट है। तीनों के बारे में जानकारी आपको दी गई है। एक तो आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये, और क्विट इंडिया मूवमेंट है, तीनों के बारे में। और यहाँ हम ये भी देखेंगे किस प्रकार से कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है, साउट SOUTH साउट मांग कर रही है टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रही है। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, और कैसे अलग अलग वर्ग के लोग हैं इसमें भाग ले रहे हैं। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसे कैसे राष्ट्रवाद आगे लोगों की कल्पनाओं के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। ये लो भाई राम भरोसे होटल नीचे वाला, ये मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है राम भरोसे होटल, और ये पहली बार ये हुआ था। ये आपकी साइड में नीचे भी दे रखा होगा इधर, ये लो 6 अप्रैल, और ये महात्मा गांधी ने इस 6 अप्रैल को पकड़ लिया था। ये महात्मा गांधी दिनों को बहुत याद करते थे, और आपके सामने ये 6 अप्रैल है, क्योंकि आपके सामने एक डाटा और भी आएगा 6 अप्रैल 1931। ये इसी तारीख को फिक्स आधार बना के दांडी मार्च में वो दांडी पहुंचे थे। तो ये 6 अप्रैल, क्योंकि अब इनको पता है महात्मा गांधी के लोग हैं, इन तारीखों को ऐसे याद नहीं करेंगे, तो तारीख से तारीख वो जोड़ देते थे इस प्रकार से। तो ये एक बार रिपीट कर दूं मैं आपको, 6 अप्रैल का मैंने आपको बता दिया। 6 अप्रैल को पहली बार भारत के अंदर एक विशाल जुलूस ऐसे प्रकार से निकाला गया था। ये पहली बार दुनिया में इतिहास में पहली बार हुआ था कि भारत में इस प्रकार से लोग निकले, आगे बाहर निकले। तो ये आपके सामने ये शायद अमृतसर का ये लेख है जो भी है, और ये इसका चिन्ह भाई राम भरोसे होटल है यहाँ पर दिखा रखा है। ये कई बार हम बच्चों को बताते हैं। मैं रिपीट कर दूँ इसको कि राष्ट्रवाद जैसे आगे बढ़ा तो ये कुछ नए सिंबल है, आइकॉन्स है, उनको एक सामने लाया गया, और कुछ जो समुदाय है उनकी जो बाउंड्री है, उनकी सीमाएं, उनको पुनर्वासित किया गया। इस प्रकार से देश के अंदर नेशनल आइडेंटिटी की भावना बढ़ी। और ये बीच वाला मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो एंटी कॉलोनी मूवमेंट पर आधारित रही। सबका शोषण हो चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको नोट्स के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये चैप्टर का जो नाम है अपना नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हम लिखे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट अपना है न्यू सिंबल्स, इसको इरेज ही कर दूँ एक बार, आज थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। न्यू सिंबल्स, इनको काम में लिया गया इधर खैर, एंड आइकॉन्स, इनको काम में लिया गया, ठीक है। और रीडिफाइंड एक आपको करना पड़ेगा, रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज, द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। ये कार्य शुरू हो गया भाई। पहले ये जातिवाद करते थे और अब ये जातिवाद नहीं करते हैं, अब लोगों के साथ घुल मिलने लग गए हैं। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, इनका जो राष्ट्रवाद है भारत का, ये इस प्रकार से आगे बढ़ा। औपनिवेशिक काल के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। तो शेयर्ड बॉन्ड, पीपल्स बॉन्ड ड्यू टू ऑप्रेस्ड क्लास, वो सारे के सारे भाई शोषित वर्ग है वो, इसलिए वो एक साथ मिल गए। हाँ, कांग्रेस है, कांग्रेस महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी आ गए, और इस प्रकार से कांग्रेस अपना प्रभाव बढ़ा रही है। और वो नीचे वाला जो आपको है ये इमर्ज, तो ये 6 अप्रैल का जो जिक्र है ये आप लिखना ज़रूरी है। 6 अप्रैल 1919 पहली बार
नेशनल मूवमेंट हुआ, फर्स्ट टाइम नेशनल मूवमेंट हुआ। तो ये तारीख मैंने आपको नोट करवा दी है, ये ज़रूरी है, ले लीजिए आप। न्यू सिंबल्स आइकॉन्स है, उसके बारे में पुनर्परिभाषित किया गया, रीडिफाइंड, ये जो समुदाय की बाउंड्री रीडिफाइंड की गई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बना, पीपल्स बॉन्ड, अब लोगों का वो समूह बन रहा है इस प्रकार से, क्यों? ड्यू टू ऑप्रेस्ड क्लास, क्योंकि सभी शोषित वर्ग भी। कांग्रेस महात्मा गांधी के आने से जनवरी 1915 में, लगभग 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी आ गए थे, उनके आने की वजह से भाई इनका रोल भी आगे बढ़ गया। 6 अप्रैल 1919 को ये नेशनल मूवमेंट, पहली बार एक नेशनल मूवमेंट हुआ देश के अंदर, ये मैं आपको जानकारी ये रिपीट कर चुका हूँ। अब आप आगे देखिए, आप नेक्स्ट पेज के अंदर ये आपके समक्ष दे रखा है, और ये जानकारी हम इधर भी भाई आपके समक्ष ये नोट्स के तौर पर ये इधर लिखना ज़रूरी है, ताकि भाई आपको समझ में आए। मैं हाफ पेज पर नोट्स से इसलिए लिखता हूँ हाथों से, कि अपना भी प्रैक्टिस लगातार रूटीन में चलती रहे और हम इस वीडियो को आगे बनाते रहें। आज प्रयास है मैं शॉर्ट वीडियो भी डालने का प्रयास करूँगा। शॉर्ट की मुझे आदत कम है, क्योंकि अपना मैटर थोड़ा लंबा चलता है, शॉर्ट की आदत मुझे कम है, फिर भी अपन शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वार। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र भी करेंगे हिसाब से। ये 1 अगस्त 1914 से लेकर ये नवंबर, अब कई लोग ये 1918 में, अब नवंबर में कब क्या हुआ जो भी है, लेकिन ये इसकी तारीख है नोट की जाती है, और नॉर्मली हम इसको 1914 से 1918 ही नोट करते हैं। उसके बाद में एक खिलाफत इशू आया, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ज़रूर जिक्र करेंगे खिलाफत इशू। ये इशू टर्की से चला, और ये इशू कहाँ से चला? ये टर्की से चला। तो टर्की के अंदर जो सुल्तान है, सुल्तान के साथ एक पदवी और उस पदवी को बोला गया खलीफा। अब इन्होंने वो जो ट्रीटी की, इनके साथ अंग्रेज़ों ने ट्रीटी की, उस ट्रीटी के अंदर ये जो खलीफा की जो टाइटल है, ये जो टाइटल है, टाइटल को रिमूव कर दिया, टाइटल रिमूव्ड, लो टाइटल को हटा दिया। अब ये जो टाइटल है इसको हटा दिया, उसकी वजह से ये दिक्कत हो गई यहाँ पे, और इसलिए इन्होंने इसके खिलाफ, ये पूरे हमारे भारत के अंदर भी एक मूवमेंट हुआ। ये जो मूवमेंट हुआ, उसी मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं भाई, कि वापस हमारे सुल्तान को, राजा को, ये वापस से खलीफा की जो पोस्ट है वो मिलनी चाहिए। तो खिलाफत मूवमेंट इस प्रकार से ये है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और यहाँ उस वक्त ये लो भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में क्या क्या थोड़ा सा बदलाव हुआ, क्या क्या हमारे यहाँ परिवर्तन हुआ, उसके बारे में जिक्र है। तो हम इसके साथ साथ एक साथ कुछ चीज़ें लेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब लड़ाई होने की वजह से भाई वो जो अर्थव्यवस्था वाला जो पॉइंट है और पॉलिटिकल राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल गई भाई। अब नई प्रकार से होने की, जो जीत रहे हैं वो अपना वैभव, अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सभी देश अपने अपनी सेना का जो खर्चा वो बढ़ा रहे हैं भाई, जो भी है। इससे भाई फाइनेंस प्रॉब्लम आ रही है, और उनको भाई युद्ध करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है इनको, लोन, और लोन लेने की वजह से ये टैक्स भी बढ़ा रहे हैं। टैक्स मैं रिपीट कर दूंगा, आप देखिए इसको आप क्या हुआ। अब सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ मैंने बता दिया भाई। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया के 2 राजकुमारों को मामला था, और किस प्रकार से एक घर से निकली चिंगारी आगे बढ़ गई, इस प्रकार से ये देखो आप इसमें। और ये इन्होंने भाई अपनी सेना का खर्चा बढ़ा दिया, और बढ़ाने की वजह से भाई इनको लोन लेना पड़ा। ये साफ साफ लिखा हुआ लोन लेना पड़ा, और लोन को चुकाने के लिए टैक्स बढ़ा दिए भाई। कस्टम ड्यूटी भी भाई इसको बढ़ा दी गई, जो बॉर्डर टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया। और पहली बार, ये हमारे इंडिया की बात है भाई, ये हमारे इंडिया की बात है, इंडिया में ऐसा किया गया, इंडिया की बात है, इंडिया में ऐसा किया गया। इनकम टैक्स पहली बार शुरू किया गया, इनकम टैक्स। ये कई बार आपके क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में कौन सा वो टैक्स लागू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, पहली बार इंडिया में, भारत में इनकम टैक्स शुरू किया गया था। तो ये इनकम टैक्स के बारे में अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाए तो ये कस्टम ड्यूटीज उसको बढ़ा दिया गया। और पहली बार मतलब जो बड़े लोग जो पैसे कमाते हैं उन पर भी टैक्स लगेगा।
और ये 1913 से लेकर डबलिंग हो गई भाई, ये 1918 तक जितनी भी चीज़ें हैं उनकी उनकी प्राइस बढ़ गई। और ये हार्डशिप आ गई बहुत ज़्यादा, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। मैं तो कई बार ऐसे मजाक में भी कहता हूँ कि आदमी को आम ही क्यों बोला जाता है, आम आदमी। अरे आम के साथ हम लोग क्या करते हैं, आम को भाई चूसते हैं, छिलके उतारते हैं, चूसते हैं, और उसके बाद उसकी गुठली उसकी वापस फेंक देते हैं उसके हिसाब से। उसका आम का स्वाद भी ले लिया और गुठली को फेंक भी दिया, और यदि बरसात के समय में फेंका उससे और नया आम निकल आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जनता को आम की तरह चूस करके फिर उसका वो कच्चा निकालते हैं, फिर थोड़ा सा पानी उन पर छिड़क देते हैं तो वो वापस जिंदे हो जाते हैं। अलो साहब हमने उन पर रैक कर दिया सब कुछ। इसलिए बड़े लोग बड़े ही रह गए और छोटे छोटे रह गए, पता ही नहीं चला उनके हिसाब से। अब देखो ये गांव में गए तो गांव के अंदर इन्होंने भाई इनको सिपाही की आवश्यकता थी, तो इन्होंने इस्तेमाल किया फोर्स रिक्रूटमेंट। ये क्या, बलपूर्वक भर्ती करना। ये देखो साइड में आपके लिखा हुआ है बलपूर्वक भर्ती करना, ये रहा फोर्स रिक्रूटमेंट। तो गांव में गए तो हट्टे कट्टे नौजवान मिले, उनको पकड़ करके जानबूझ करके उनको सेना में ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसके तहत कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी, कि ये जो औपनिवेशिक सरकार थी इसने लोगों को मजबूर किया कि वो सेना में भर्ती हो। अब ये डर तो सबको लगता है, इससे नुकसान भी हो, हमारे नुकसान क्या हो भाई। आप कहोगे सर हट्टे कट्टे व्यक्तियों को पकड़ करके वो ले गए सेना में शामिल कर लिया, इससे नुकसान क्या हुआ। नुकसान इससे ये हुआ कि वो जो हट्टा कट्टा नौजवान था वो खेतों में, गांव के अंदर खेतों के अंदर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, उनके लिए अनाज उगा रहा है, उसकी स्पीड में उसमें थोड़ा स्लो हो गया, वापस वो बेसहारा हो गए। लो भाई, इससे ग्रामीण इलाकों में उन्होंने ये किया, इससे क्या नाराज़गी फैल गई, वाइड स्प्रेड एंगर, नाराज़गी फैल गई। फिर देखो भाई 1918-19 की बात और 20 से 21 की बात है। फसल तो खराब होनी थी भाई, फसल को संभालने वाले तो भाई सेना में चले गए, तो फसल तो खराब होनी थी। इस प्रकार से फसल खराब हो गई, और इस फसल खराब होने से परिणाम ये निकला, रिजल्टिंग परिणाम ये निकला कि भोजन की शॉर्टेज आ गई, भोजन की कमी पड़ने लगी, लोग भूखे मरने लगे, और लोगों के द्वारा भूखे मर जाने की वजह से इन्फ्लुएंजा, सांस से संबंधित जो बीमारी है, एपिडेमिक हो गई, महामारी, इसको बोलते हैं महामारी। जैसे अभी हमारे कोरोना आई थी उसी प्रकार से ये एपिडेमिक है, महामारी, इन्फ्लुएंजा सांस से संबंधित। तो ऐसा कहते हैं कि ये अब ये आपका ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका ये आता है कि उस वक्त भारत में कौन सी बीमारी फैली, तो वो है इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA, इन्फ्लुएंजा ये बीमारी फैली। एपिडेमिक हो गया महामारी, ये बड़ी है तो भाई छोटी तो होगी बीमारी और बड़ी होगी महामारी होगी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, यदि हम 1921 के जनगणना की बात करें, हम 1921 के जनगणना की बात करें तो 12 से 13 मिलियन, 12 to 13 मिलियन पीपल है वो समाप्त हो गए, पेरिस्ट, समाप्त हो गए। किसकी वजह से, अकाल की वजह से, फेमिन की वजह से, और एपिडेमिक इस महामारी की वजह से। मैं रिपीट कर दूं, ये आपका कई बार क्वेश्चन आया कि 1921 की जनगणना के तहत कितने लोग समाप्त हो गए, मारे गए, ये आपका बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया, आपको टिक लगा दिया मैंने आपको। एक इस बीमारी के नाम के बारे में भी टिका है, ये क्वेश्चन आया, मैंने बता दिया आपको। तो जनगणना 1921 के तहत 12 से 13 मिलियन, 12 to 13 मिलियन पीपल है वो समाप्त हो गए, अकाल पड़ गया और ये महामारी से मर गए हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बता रखी है। रिपीट इसमें मैं कहाँ क्या करूँ, ये ऊपर वाला तो मैंने बता दिया आपको भाई, फाइनेंस प्रॉब्लम ये उससे होगी, लड़ाई की वजह से इनकम टैक्स वापस शुरू किया गया, और ये नाराज़गी फैल गई, इनको बलपूर्वक भर्ती किया गया नौजवानों को। और ये यहाँ पर जब फसल बर्बाद हो गई लगातार 1918-19 में और 1920-21 में, तो इसकी वजह से भोजन की कमी आ गई, और भोजन की कमी आ गई तो लोगों में सांस से संबंधित महामारी फैल गई। और जब जनगणना की गई 1921 में तो 12 से 13 मिलियन लोग हैं, ये हो गया 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक लोग हैं मर गए, या तो काल से मर गए या महामारी से मर गए, ठीक है। तो ये मैंने 2-3 बार रिपीट भी आपके सामने कर दिया है। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार, लोगों का यह मानना था, लोगों में उम्मीद जगी हुई है कि हमारे कठोर जीवन है इस लड़ाई के बाद में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उसी एट दिस स्टेज
ए न्यू लीडर कम, और ये न्यू लीडर कौन है? ये हमारे महापुरुष हैं महात्मा गांधी। इसी समय के दौरान जब ऐसा टाइम चला तो ये जो नए हैं जो लीडर, ये जनवरी, भैया ऐसा कहते हैं कि 9 जनवरी 9 में, मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है फिर भी लिख दूँ मैं, 1915 जनवरी 1915 के अंदर इनका आगमन हो गया। नीचे लिखा हुआ भाई, ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ है, तो मैं क्लियर कर दूँ कि महात्मा गांधी वापस लौट आए जनवरी 1915 में, और ये साउथ अफ्रीका में जाके काम करके आए थे। तो सक्सेसफुल उनकी वो अहिंसात्मक उनकी फाइटिंग सक्सेसफुल रही थी। ये आपके सामने डाटा है, मैंने आपको ये भी आपके क्वेश्चन आया है, कई बार आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी वापस कब लौटे थे इंडिया, तो जनवरी 1915, जहाँ तक मुझे डेट की है तो वो 9 जनवरी ऐसा कुछ है। फिर भी देखो भाई, मैंने आपको जनवरी 1915 लिख दिया है, 9 आपकी बुक में नहीं है तो भाई हम नहीं लिखेंगे। यहाँ देखो भाई आप, ये इंडियन वर्कर्स है, ये यहाँ भाई ये निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, इस प्रकार से आपने देखा। और महात्मा गांधी जो पढ़ो उसको देखो, नवंबर 1913 की बात है, 6 नवंबर की बात है। महात्मा गांधी वाज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कासल टू ट्रांसवाल, ये साउथ अफ्रीका में है। व्हेन द मार्चर्स वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया गया, थाउजेंड्स ऑफ मोर वर्कर्स जॉइंड द सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिस्ट लॉज दैट डिनाइड राइट टू नॉन वाइट्स। हाँ भाई, तो यहाँ वो जो रेसिस्ट जो कानून बना था, प्रजाति वाला जो कानून बना था, सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये इतना बड़ा जुलूस निकला है, जो भी है डंडे खाते गए। अब आगे देखो आप, यहाँ मैं शायद आज इस पेज को मैं पूरा कंप्लीट करना चाहूँगा अपना, क्योंकि ये शुरुआत है। नेक्स्ट हिस्ट्री, बाकी सभी किताबों में 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मिनिमम 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, और अपने हिस्ट्री के अंदर ये दूसरा चैप्टर है, क्योंकि हिस्ट्री का थोड़ा लेंथी है थोड़ा सा ये मैटर, तो ये बारीकी से गहराई से आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। समय को देखना अलग चीज़ है और मैटर को समझना अलग चीज़ होती है। एक बार यदि आपकी समझ में आ गया तो ये आपका है सत्याग्रह। सत्याग्रह महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा जो हथियार था वो सत्याग्रह। क्या है ये, पहले हम इसको समझेंगे हिसाब से। तो महात्मा गांधी ने किस प्रकार से द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। अब महात्मा गांधी ने ये जो विचार कहाँ से किस चीज़ के लिए लिया, तो महात्मा गांधी कह रहे हैं, वो इस बात पर जोर डाल रहे हैं, सत्याग्रह हो गया सत्य के लिए आग्रह, द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य की ताकत, और इसकी आवश्यकता है सर्च फॉर ट्रूथ। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो सत्याग्रह आपको करना पड़ेगा। इट सजेस्टेड दैट, अभी सत्याग्रह क्या बताता है, द कोज वाज ट्रू, यदि कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स मतलब शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ऑपरेसर के खिलाफ, जिसने आपका दमन किया उसके खिलाफ आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजियंस, आप बिना किसी बदले की भावना के या आक्रामक हुए एक सत्याग्रही को लड़ाई नॉन वॉयलेंस से लड़नी चाहिए, अहिंसात्मक तौर पे ये लड़ाई लड़नी चाहिए। ये महात्मा गांधी का विचार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं समझ लो आप, जो भी है। आज हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। हो सकता है उनकी क्रियाकलापों से लोग उनकी बहुत बुराई भी करते होंगे, लेकिन मुझे ये बात बहुत सही लगी, क्योंकि आप अपने जीवन में उतारोगे। यदि आप किसी पॉइंट पे सही हो, आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है और आपकी आत्मा को पता आप सही हैं, तो आपको सामने वाले के जो शोषण आपका कर रहा है उसके सामने ये शारीरिक बल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस बिना कुछ किए आप मौन भी रहकर भी या उसका विरोध करके कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सही हूँ इसलिए खड़ा हूँ, तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी, तो आप जीत जाएंगे। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर, और ये अपील करेगा उस व्यक्ति के प्रति जो आपका शोषण कर रहा है। वो कहीं ना कहीं तो समझेगा ही कि वास्तव में हमने गलत पॉइंट ऑफ व्यू से ये निर्णय लिया या हमने भारतीयों को खदेड़ा यहाँ से। तो अंग्रेज लोग कहीं ना कहीं तो समझेंगे भाई ये हमारे सामने
महात्मा गांधी ने भारतीयों को इतना मोटिवेट कर दिया कि आप सिर्फ इन अंग्रेज़ों के सामने खड़े रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमें छोड़ के चले जाएंगे और हमें देश को आज़ादी मिल जाएगी। यही हुआ। मैं इस विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। यहाँ एक बार नोट कर दूँ सत्याग्रह क्या है। इफ द कोज वाज ट्रू, इफ द कारण आपका सही है, इफ द कोज वाज ट्रू, कारण आपका सही है, देखा है। इफ द स्ट्रगल वाज, इफ द आपका जो संघर्ष है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देखा। ये हमारे साथ भी कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है, तो हम भी यही तरीका अपनाएं। देन फिजिकल, साफ साफ लिखा है। मैं किताबें पढ़ाता ही नहीं, किताबों को आत्मसात भी करता हूँ। किताबों में जो लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता हूँ। वाच नॉट नेसेसरी, वाच नॉट, आवश्यकता नहीं है उसकी भी, आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन, जो आपका शोषण कर रहा है उसके खिलाफ कोई आवश्यकता नहीं है आपको शारीरिक बल लगाने की। विदाउट सीकिंग, सीकिंग हो गया तलाश करना हो गया, विदाउट सीकिंग। वेंजियस, बिना किसी बदले की भावना के, बिना किसी बदले की भावना के। और बीइंग अग्रेसिव, बिना आक्रामक हुए, बिना आक्रामक हुए। ये बुक की लाइन लिख रहा हूँ आपके हिसाब से। ए सत्याग्रही कुड, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल, थ्रू नॉन वायलेंस, थ्रू, ये मेन चीज़ है, नॉन VIOLENC। लो सर, मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया है, यही है। आगे जाके और भी हम बताएंगे आपको कि सत्याग्रह के बारे में महात्मा गांधी के विचार क्या है। देखिए आप, इफ़ द कोज वाज ट्रू, यदि आपका जो कारण है वो सही है, और इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है, तो मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ और इससे महात्मा गांधी की आक्षेप में भी कह रहा हूँ। देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, तो आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। टू फाइट द ऑपरेसर, शोषण करने वाले का के खिलाफत करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजियस, बिना किसी बदले की भावना के, बिना आक्रामक हुए, एक सत्याग्रही नॉन वॉयलेंस, अहिंसा का के द्वारा इस्तेमाल करके लड़ाई को जीत सकता है। और महात्मा गांधी के अनुभव से आपको पता है कि उन्होंने लड़ाई जीती भी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो आपके सामने लिखा हुआ, थोड़ा हिला दो इसको ताकि अभी बाकी देखो आप, ये सब लिखा हुआ है कि कैसे वे लोग हैं। शोषण करने वाला तो भाई अपने तरीके से शोषण करेगा। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प, ये दे रखा है ट्रम्प, अपना डोनाल्ड ट्रम्प अलग है, और ये ट्रम्प का मतलब ये हो गया कि इस लंबे संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होगी। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी का ये मानना था कि ये जो तौर तरीका है अहिंसात्मक, इससे भारत के सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। आगे जो आपके सामने जानकारी आ रही है, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ, करना ज़रूरी है। महात्मा गांधी ने 3 ये सत्याग्रह मूवमेंट किए, तो ये जानकारी आपके सामने है। 1917 में 2 हुए। तो सबसे पहले आपका बिहार में है वो चंपारण, ये चंपारण में बिहार में हुआ, ये बिहार। और नंबर 2 खेड़ा, आपका गुजरात में। और लास्ट में वो नंबर 3 है, वो 1918 में हुआ। तो ये हो गया इसमें, ये देखो लिखा हुआ है आपके अहमदाबाद, तो ये यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके सामने आया भी है। तो अहमदाबाद
तो आपको ऐसे याद करना है। ये 3 हुए, देखो ये 1917 तो ये चंपारण है, ये खेड़ा है, फिर ये अहमदाबाद है। ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको एक साथ ये नीचे लिख के आपको क्लियर कर दिया है। तो सत्याग्रह मूवमेंट हुए 3, महात्मा गांधी ने आने के बाद में 3 सत्याग्रह मूवमेंट किए। तो पहला है 1917 में चंपारण जो बिहार में है, दूसरा है 1917 में ही खेड़ा जो गुजरात में है, जो कि गुजरात में है, मैंने पूरा लिखा नहीं है, आई एम सो सॉरी। और तीसरा है 1918 में अहमदाबाद में हुआ। तीनों मैंने जानकारी पहले लिख दी और पढ़ाया आपको बाद में है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक जो हमने किया है वो आपकी समझ में आया होगा। बिल्कुल, ये मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह की परिभाषा है वो आप नोट कर ले, मैंने पूरा आपको नोट कर दिया है। और इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि मैं इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से, गहराई से आपको समझा पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद पीजी हूँ इस हिस्ट्री से और ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे चैनल RK जोया सर को आप डेली देखें, आप रूटीन में देखें, और मुझे भी वो मौका अवसर दे जिस प्रकार से और यूट्यूबर है। अब मेरा वैसे कोई सपना वगैरह नहीं होता है, क्योंकि मैं मेरे काम में विश्वास करता हूँ। क्योंकि हम कर्म करेंगे तो ऐसा कहते हैं, कल ही मैंने एक वीडियो देखा था कि कर्म करेंगे तो आपकी कर्म की गूंज ऊपर वाले ब्रह्मा तक सीधी जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला ऊपर वाला देख रहा है जो भी है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।